नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने कश्मीर के लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। 24 जून को प्रधानमंत्री आवास में 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और तमाम सारे लोग मौजूद थे। तो सबसे पहले इस बातचीत का, इस संवाद का स्वागत किया जाना चाहिए। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में संवाद ही सबसे माकूल औजार है। लेकिन इस बातचीत की तहरी तक पहुंचने में कितना वक्त लगा और आने वाले कल में क्या हो सकता है, इस पर नजर डाल लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 को भारत सरकार ने समाप्त किया था। एक तरह से उसका प्रभाव कम किया, निष्प्रभावी किया। 370 को हटाकर उसको निष्प्रभावी करके मोदी सरकार ने देश की वर्षों से चली आ रही एक मांग को पूरा करने का काम किया। और उसके बाद कश्मीर में जो हालात हुए आप सब जानते हैं कि वहां के नेताओं को नजरबंद किया गया। लंबे समय तक वहां के लोग, वहां का आवाम दुनिया से कटा रहा। एक तरह से फौजी अनुशासन में पूरे राज्य को कैद कर दिया गया। इंटरनेट की सेवाएं स्थगित कर दी गई। इस पूरे वक्त में कश्मीर के लोग दुनिया से कटे रहे। और जब भी विपक्ष के लोगों ने कश्मीर जाने की कोशिश की तो उन्हें कश्मीर के हवाई अड्डों से लौटा दिया गया। और सरकार ने जब चाहा तब यूरोपियन यूनियन के सांसद कश्मीर घूमकर आ गए। वे सरकार के समर्थक रहे होंगे, वो बीते दिनों की बात है। अब जो बातचीत हुई है, वो बातचीत किन लोगों से हुई है, इस पर थोड़ा सा निगाह डाल लीजिए। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक ढीला ढाला गठबंधन बनाया था, जिसका नाम था गुपकार। उस गठबंधन को भारत सरकार के गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा था, ये गुपकार गैंग है, ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, ये देश का दुश्मन है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। और फिर उन्हीं लोगों से कल प्रधानमंत्री ने बुलाकर खुद न्योता देकर बातचीत की है। तो सवाल यह है कि जो लोग देश विरोधी थे, जो लोग गुपकार गैंग कहलाते थे, गैंग तो अपराधियों के होते हैं, हम सब जानते हैं, उनसे सरकार ने बातचीत क्यों की और खुद बुलाकर बात की है। फिर भी हम चाहते हैं कि यह संवाद बहाल हो, बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। अब इस बातचीत में जो लगता है कि सरकार बहाने से कुछ रास्ता निकालना चाहती है ताकि कश्मीर के लोग संतुष्ट हों, किसी तरह से वे बदले हुए निजाम को, बदले हुए हालात को स्वीकार कर लें। आज के बड़े अखबारों में जो खबर छपी है, अगर दैनिक भास्कर की हेडलाइन की हम बात करें तो वो लिखता है कि अनुच्छेद 371 बन सकता है घाटी में विश्वास बहाली का फॉर्मूला। अब ये 371 क्या है? ये 371 तो देश के 11 राज्यों में अब भी लागू है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उन राज्यों में वे तमाम सारे प्रावधान लागू हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 के अंतर्गत लागू थे, कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे नागालैंड में कोई दूसरा व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में गैर हिमाचली कृषि की जमीन नहीं खरीद सकता। और कई सारे राज्य हैं, गुजरात है, उत्तराखंड है, जिनमें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान लागू हैं जो प्रावधान 370 के अंतर्गत कश्मीर में लागू थे, कुछ चीजों को छोड़कर। तो सरकार एक तरह से नए पैकेज में नई पैकेजिंग करके बहुत सारी वही चीजें बहाल करने जा रही है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो 370 में शामिल थे। इतिहास गवाह है कि जब 370 लागू हुआ, कश्मीर के विलय की शर्त थी। और जब वो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, वो प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर की लड़ाई लड़ते रहे, वे उस कैबिनेट में शामिल थे। 370 लागू होने के बाद अगले 3 साल तक कैबिनेट में शामिल रहे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद उसे हटाने की मांग हुई और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पहले जनसंघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे पूरे देश में एक मुद्दा बनाया और अंततः 1 साल 10 महीने पहले यह अनुच्छेद हट गया। दूसरी चीज, अब जो कवायद चल रही है, ऐसा लगता है कि यद्यपि भारत सरकार ने उस वक्त भी, जब 5 अगस्त को संसद में बहस हो रही थी, तो कहा था कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उस दिशा में भी सरकार कदम बढ़ाती लग रही है। उसके लिए विधानसभा चुनाव कराने होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है सरकार। यहां एक पेंच है जिस पर कश्मीर के नेताओं की सहमति केंद्र सरकार के साथ नहीं है। कश्मीर के नेता, कश्मीर के राजनीतिक दल ऐसा मान रहे हैं। उन्हें यह आशंका है केंद्र सरकार इस परिसीमन के जरिए जम्मू की जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाने के फेर में है। ऐसा वहां के राजनीतिक दलों को लग रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि जम्मू की आबादी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, वो 42.89% है और कश्मीर की आबादी जो है वो 54.93% है। आबादी के हिसाब से स्वाभाविक तौर पर संख्या कश्मीर की ज्यादा रहेगी विधानसभा क्षेत्रों की, लेकिन वहां के लोगों को, वहां के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि सरकार जम्मू की सीटें बढ़ाना चाहती है और जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है, हम जानते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी अधिक है। तो इस नए परिसीमन के जरिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार अपनी मंशा के अनुरूप ज्यादा सीटों की संख्या वाले क्षेत्र से अपने ज्यादा विधायक जिताकर मुख्यमंत्री बनाना और बहुमत हासिल करना चाहती, ताकि मुख्यमंत्री जम्मू क्षेत्र का हो। इसके पीछे मंशा यह है कि कश्मीर से जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वो मुसलमान होता है, स्वाभाविक है, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक लोग हैं। लेकिन देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी राज्य में किस जाति या धर्म का मुख्यमंत्री हो। कोई भी कहीं भी किसी भी जाति या धर्म का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो फिलहाल जो कवायद है इस पर अगर हम बात करें तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार अब जो संवाद स्थापित कर रही है, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि कश्मीर की समस्या को हल करना है तो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 के बिना काम नहीं चलेगा। सरकार जिस सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है उसे बाकी सारे पक्ष भी स्वीकार करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।